Let's start. सो गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है और मैं यहाँ पर एक संस्था से हूँ जिसका नाम ऑर्गन इंडिया है। सो ऑर्गन इंडिया एक एनजीओ है जो कि अंगदान, ऑर्गन डोनेशन और टिश्यू डोनेशन और बॉडी डोनेशन पर अवेयरनेस जनरेट करता है बिटवीन जनरल पब्लिक, मेडिकल स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट पीपल। सो वी गो एवरीवेयर, स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स, ऑफिसेज, मेडिकल कॉलेजेस, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, सभी को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। द पर्पज इज कि ऑर्गन डोनेशन जो है वो हमारी कंट्री में बहुत कम होता है और इस सबसे जो मेजर रीजन है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। तो इसीलिए हम इस चीज पर अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपसे एक पीपीटी शेयर करता हूं तो उसके माध्यम से हम इसके बारे में सिस्टमेटिकली धीरे धीरे सारी चीजें जानेंगे, इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे सो दैट एट द एंड यू विल बी एबल टू आंसर क्वेरीज इफ एज ए मेडिकल स्टूडेंट्स patient will ask to you, the general public will ask to you that what is organ donation, what can be donated, what cannot be donated, how can we donate and when can we donate. So all these topics we will cover on this slides PPT. So I'm just sharing the screen. Can you see it? Yes, sir. Sure. Yeah. So हमारा जो ये स्पेशल प्रोजेक्ट है वो हमने चलाया है लेट्स गेट ऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइजिंग इंडियंस टू जनरेट अवेयरनेस ऑन ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन इंडिया की शुरुआत 2013 में हुई थी। जो हमारा रजिस्टर्ड नेम है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑन पेपर है वो पराशर फाउंडेशन है। और 2012 में हमारी जो ट्रस्टी थी उनको खुद को हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था, लेकिन वो नेशनल कैपिटल में होने के बावजूद उनके पास पैसे भी थे, सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल थे, नेशनल कैपिटल में होने के बावजूद उनको हार्ट नहीं मिल रहा था। और वो बहुत परेशान हुई इस चीज में कि मैं इतनी बड़ी कंट्री की नेशनल कैपिटल में रहती हूँ, मेरे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन, मनी एंड ऑल, फिर भी मुझे हार्ट नहीं मिल रहा है। और द रीजन इज कि लोग डोनेट नहीं करते। और क्यों नहीं डोनेट करते? क्योंकि उनके पास अवेयरनेस कम है। तो उन्होंने इस ऑर्गन इंडिया की शुरुआत की अंडर द पराशर फाउंडेशन एंड दे स्टार्टेड जनरेटिंग अवेयरनेस ऑन ऑर्गन डोनेशन आफ्टर 2013। सो 2012 के लास्ट में उन्हें 6 महीने वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करके रहना पड़ा चेन्नई में, और 6 महीने बाद वेट करने के बाद उनको चेन्नई में हार्ट मिला, नेशनल कैपिटल में नहीं मिला, चेन्नई में उन्हें हार्ट मिला किसी डिसीज डोनर का। सो उसके बाद वो 5 साल तक जिंदा रही बहुत अच्छे से, लेकिन अभी लास्ट ईयर 2018 नवंबर में वो एक्सपायर हो गई क्योंकि उनके अदर ऑर्गन्स फेल हो गए थे। हार्ट तो तब भी सही था लेकिन अदर ऑर्गन्स वर फेल हो गए थे, तो कोलैप्स कर गई वो। ओके, सो सबसे पहले हम अगर इम्पोर्टेंस जानने की कोशिश करें कि ऑर्गन डोनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 1.5 बिलियन 1.5 बिलियन लोग इंडिया में हैं। उसमें से करीब 50 लाख लोग ऑर्गन, किसी ना किसी ऑर्गन की फेलियर से सफर कर रहे हैं। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसका लास्ट रिजल्ट क्या है? ऑर्गन फेलियर। अगर हम पर्टिकुलर ऑर्गन्स की बात करें तो 50,000 से ज्यादा लोग हार्ट के लिए वेट कर रहे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है उन्हें। 1.5 लाख से ज्यादा लोग लिवर ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं, और 6 या 7 लाख से ज्यादा लोग किडनी ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हैं। ऐसे ही पेनक्रियास ट्रांसप्लांट, इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांट और अदर ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत बहुत सारे लोगों को है। तो ये सब लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ऑर्गन नहीं है, और ऑर्गन इनको तभी मिलेंगे जब ऑर्गन्स अवेलेबल होंगे। हम इसे एक और एग्जांपल की तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि आप सबने मशीन्स देखी हैं। मशीन्स कैसे काम करती हैं? जैसे हमारी शरीर भी काम करता है, शरीर भी हमारी एक मशीन की तरह ही है। मशीन की तरह इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो अपना अपना वर्क करते हैं। जैसे मशीन खराब हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिक को बुलाते हैं, देन मैकेनिक विल रिपेयर, विल टेल अस दैट
this part is not working properly and we will have to repair the part or we will have to change the part, replace the part. वैसे ही बॉडी में होता है, जब कोई पेशेंट आता है हमारे पास तो हम लोग दवाई से उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं. अगर दवाई से ठीक नहीं होता हम उसे सर्जरी सजेस्ट करते हैं, और जब सर्जरी से भी उसे कोई फायदा नहीं होता तब हम लोग बोलते हैं कि आपका ये ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया है या सिर्फ इतने % काम कर रहा है, तो हमको इसे चेंज करवाना पड़ेगा, हमको ये ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत है. सो हम कह तो देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन वो ऑर्गन्स ऐसे मिलते नहीं है. मशीन के साथ इजी क्या होता है कि अगर मशीन में किसी पार्ट को रिप्लेस करवाने की जरूरत पड़ी तो हम सिंपली वी गो टू शॉप, वी गो टू मार्केट एंड वी विल बाय द पार्ट एंड विल गेट इट रिपेयर और विल गेट इट चेंज बाय मैकेनिक. बट बॉडी के साथ ऐसा नहीं होता. बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो किसी मार्केट में नहीं मिलते, वो किसी लैब में या किसी फैक्ट्री में जनरेट नहीं होते. तो वो ऑर्गन्स हमें तभी मिलेंगे जब कोई दूसरा इंसान उन्हें डोनेट करेगा. और दूसरा इंसान उन्हें क्यों डोनेट करेगा? या तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन हो या फिर उसको खुद को उस ऑर्गन की जरूरत ना हो. तो हमारी बॉडी में ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो हमारे पास एक्स्ट्रा हो, या हमारी बॉडी में ऐसा भी कोई ऑर्गन नहीं है जिसकी हमें खुद को जरूरत ना हो. लेकिन स्टिल हमारे पास कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनमें हम अगर अपना जो पेयर्स में अवेलेबल हैं और हम उन्हें अगर एक पीस हम किसी और को डोनेट करते हैं तो हम एक पीस से अपनी पूरी लाइफ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. तो इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है ऑर्गन डोनेशन, क्योंकि मशीन की तरह ये ऑर्गन्स हमें मार्केट में नहीं मिलते, ये हमें दूसरा इंसान ही डोनेट कर सकता है. ओके, सो ऑर्गन डोनेशन एज टर्मिनोलॉजी बहुत सिंपल है. आप सब लोगों मेडिकल स्टूडेंट है तो आप जानते होंगे ऑर्गन डोनेशन होता है किसी एक इंसान का अपना ऑर्गन किसी दूसरे इंसान को डोनेट करना. जो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जैसे रेसिपिएंट, रेसिपिएंट उसे कहते हैं जिसको वो ऑर्गन मिल रहा है. डोनर मतलब वो जो ऑर्गन दे रहा है. हार्वेस्टिंग या रिट्रीवल मतलब उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम ऑर्गन को रिट्रीव करते हैं बॉडी से. इस पूरी प्रोसेस को मिला के हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं. ओके, एक इंसान अपने मरने के बाद 9 लोगों को जिंदगी दे सकता है, 8 लोगों को जिंदगी दे सकता है. मतलब वो 8 डिफरेंट ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है. ओके, कौन से वो ऑर्गन्स हैं 8? तो यहाँ पर हम अगर ऑर्गन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो एक को हम बोलेंगे वाइटल ऑर्गन और एक को बोलेंगे हम नॉन वाइटल ऑर्गन्स, है ना. आप सभी ने बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है. जो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल. बहुत सारी सेल्स मिलके हमारे टिश्यूज बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके हमारे सिस्टम बनाते हैं और हमारा बहुत सारे सिस्टम्स मिलके हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं. तो हम सिंगल सेल भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, सिंगल सेल का भी डोनेशन होता है. हम टिश्यूज भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, टिश्यू का भी डोनेशन होता है, और हम ऑर्गन्स भी डोनेट कर सकते हैं. अभी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की, इतना एडवांस नहीं हुआ है कि हम पूरे का पूरा सिस्टम उठा के ट्रांसप्लांट कर दें. अगर हम टिश्यूज के एग्जाम्पल देखें तो जब भी हम टिश्यू डोनेशन की बात करते हैं तो हम किसी की जिंदगी बचाते नहीं हैं, हम किसी की जिंदगी पहले से बेहतर बनाते हैं. क्योंकि टिश्यूज में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो हम टिश्यूज के बिना जिंदा रह सकते हैं. हमारा जो काम होता है वो रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है. तो जब भी हम टिश्यू डोनेशन की बात करते हैं तो हम किसी की जिंदगी बेहतर बनाते हैं पहले से. फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोगों ने आई डोनेशन के बारे में सुना होगा. तो आज एज ए मेडिकल स्टूडेंट हमें ये जान लेना चाहिए कि आई डोनेशन बहुत लेमन वर्ड है. लेमन लैंग्वेज में हम बोल देते हैं जैसे कि हमने आई डोनेट करी या उसने आई डोनेट करी या इसका आई ट्रांसप्लांट हुआ. एक्चुअली वो क्या होता है? कॉर्निया ट्रांसप्लांट या कॉर्निया डोनेशन या कॉर्निया. ओके, सो कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट होता है और कॉर्निया ही डोनेट होता है. पूरी की पूरी आई बॉल ट्रांसप्लांट नहीं की जा सकती, पूरी की पूरी आई बॉल डोनेट नहीं होती. कॉर्निया क्या होता है? एक बहुत पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है हमारे आईज के ऊपर, जिससे हमारा जो रिस्ट वॉच रहती है उसका ग्लास रहता है. हम सिर्फ कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं. हम हार्ट वॉल्व्स डोनेट कर सकते हैं टिश्यूज में. हम बोन्स, स्किन, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेजेस,
पूरा का पूरा जॉइंट, ये सब चीजें हम डोनेट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कान की एक छोटी सी स्टेपिस करके एक बोन होती है, वो भी डोनेट होती है। कॉक्लियर इम्प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इससे किसी की सुनने की शक्ति वापस आ सकती है। वो बहरा था लेकिन वो जिंदा था, लेकिन अगर उसको सुनने की शक्ति वापस आ जाए तो उसकी लाइफ पहले से आसान हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई अंधा है, कॉर्नियल ब्लाइंड है, तो अगर उसको कॉर्निया मिल जाए तो उसकी लाइफ पहले से इजी हो जाएगी। तो जब भी हम टिश्यू डोनेशन की बात करेंगे तो हम किसी की लाइफ बचा नहीं रहे हैं, हम किसी की लाइफ बेहतर बना रहे हैं। और जब हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं तो हम किसी की लाइफ बेहतर तो बनाते हैं, लेकिन हम सीधा सीधा उनकी लाइफ बचाते हैं। वी सेव देयर लाइफ बाय डोनेटिंग अवर ऑर्गन्स। अब हम अगर अपने शरीर के ऑर्गन्स को, अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करें तो एक होता है वाइटल ऑर्गन और एक नॉन वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन्स जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, और नॉन वाइटल ऑर्गन्स मतलब जिनका अपना कोई पर्टिकुलर फंक्शन तो है, लेकिन अगर वो ऑर्गन हमारे पास ना रहे, वो फंक्शन हम ना कर पाए, तो हम मरेंगे नहीं। वी विल स्टिल अलाइव, बट हम उस पर्टिकुलर काम को नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नॉन वाइटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं और वाइटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? तो वाइटल ऑर्गन्स मतलब किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, है ना। और नॉन वाइटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जैसे कि यूटेरस, अगर 2 बच्चे हो गए हैं तो हम स्टेरेक्टोमी करवा लेते हैं, हम यूटेरस निकलवा देते हैं। तो हम बच्चे तो पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा हैं, अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मली जी सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन हो गए तो हम गॉल ब्लैडर निकलवा लेते हैं। अगर पथरी हो जाए तो हम स्टोन निकलवा लेते हैं। अगर हम अपेंडिक्स का पेन हो तो हम अपेंडिक्सटॉमी करवा लेते हैं। तो ये नॉन वाइटल ऑर्गन्स में आते हैं। वाइटल ऑर्गन्स की हम अगर बात करें तो हम पूरे टोटल 9 ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं, मतलब 9 लोगों की जिंदगी हम बचा सकते हैं। कौन कौन से 9 ऑर्गन्स? एक हार्ट, एक लीवर, 2 किडनी, 2 लंग्स, एक पैनक्रियाज जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक पैनक्रियाज। तो ये 8 वाइटल ऑर्गन्स हो गए, लेकिन मैंने 9 बोले। 9 इसलिए क्योंकि लीवर को हम यहाँ पर 2 काउंट करेंगे। लीवर हमारी बॉडी में एक लौता ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट होता है। छिपकली की पूंछ की तरह वो दोबारा जनरेट हो सकता है। तो अगर हम फिर से गिने, काउंट करें तो 2 किडनी, 2 लीवर, एक इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एक पैनक्रियाज, एक हार्ट, कितने हो गए? 9 वाइटल ऑर्गन्स। एक हार्ट, 2 किडनी, 2 लीवर, 5, एक पैनक्रियाज, 6, एक इंटेस्टाइन, 2 लंग्स, 9 हो गए। Yes. या तो 9 वाइटल ऑर्गन्स हम अपने जाने के बाद डोनेट कर सकते हैं। अब आई डोनेशन पर अगर हम छोटा सा बात करें, एक स्लाइड हमने आई डोनेशन पर बनाई है। आई डोनेशन सबसे इजीएस्ट डोनेशन होता है, इजीएस्ट ट्रांसप्लांट होता है। आई डोनेशन में कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपके घर पर डेथ हुई है तो आपको सिर्फ नियरेस्ट आई बैंक, नियरेस्ट हॉस्पिटल या नियरेस्ट एनजीओ को कॉल करना है। उनका नंबर आपको गूगल पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उनको जब आप कॉल करेंगे तो सिर्फ 2 लोगों की टीम वहां से आएगी और 10 मिनट की प्रोसीजर परफॉर्म करके कॉर्निया को रिट्रीव कर लेगी। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कॉर्निया एक आई के ऊपर एक पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, एक पतली सी झिल्ली। ओके, सो पहले के जमाने में क्या होता था, जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी तो हम पूरी की पूरी आई बॉल रिट्रीव कर लेते थे, आई बॉल निकाल कर ले जाते थे, लैब में कॉर्निया को सेग्रीगेट करते थे। बट अब मेडिकल साइंस बहुत एडवांस्ड है, तो पूरी की पूरी आई बॉल नहीं निकाली जाती, सिर्फ कॉर्निया रिट्रीव की जाती है। और रिट्रीवल के बाद किसी को पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ बॉडी पे किया गया है। तो जो लोग बॉडी के दर्शन करने आ रहे हैं, जो बॉडी को देखने आ रहे हैं, वो उन लोगों को ऑड नहीं लगता। तो बहुत इजीएस्ट होता है, सिर्फ 10 मिनट देने हैं आपको। अपने नियरेस्ट एनजीओ, नियरेस्ट हॉस्पिटल को फोन करके इन्फॉर्म करना है। इन 2 लोगों की टीम सिर्फ 10 मिनट का टाइम लेगी। इन द मीन टाइम, जब तक वो टीम आ रही है, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपके घर में डेथ हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक कॉटन स्वैब पानी में भिगो के उनकी आइस पर, बॉडी की आइस पर रख सकते हैं, जिससे कि मॉइस्चर हम मेंटेन कर सकें कॉर्निया आइस का, है ना। इसके अलावा हम फैन ऑफ करके एसी स्विच ऑन कर सकते हैं ताकि वो मॉइस्चर को हम बचा सकें, मॉइस्चर हम मेंटेन कर सकें। हेड हम स्लाइटली अप कर सकते हैं। जो भी हम टिश्यू डोनेट कर सकते हैं अपनी डेथ के बाद,
वो 6 घंटे के अंदर डोनेट हो जाना चाहिए। 6 घंटे के बाद टिश्यू डोनेट नहीं होते। ओके, तो 6 घंटे का जो रेस्ट्रिक्शन है वो बहुत इजी है हैंडल करना। अगर आपके घर में डेथ हुई है तो जल्दी से जल्दी आप एनजीओ या हॉस्पिटल्स को कांटेक्ट करें और 1-1.5 घंटे के अंदर उनकी टीम आके वो रिट्रीव कर लेती है। ओके, सो एक और चीज है बॉडी डोनेशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन बहुत अलग अलग चीजें हैं। कैसे? बॉडी डोनेशन रिसर्च पर्पस के लिए होती है, उस पर हम लर्निंग सीखते हैं, हम लर्न करते हैं, मेडिकल साइंस डाइसेक्शन लर्न करते हैं, हम एनाटॉमी लर्न करते हैं। बट ऑर्गन डोनेशन जो है वो थेरापेटिक पर्पसेस के लिए होता है, वो रिसर्च पर्पसेस के लिए नहीं होता। उससे हम किसी का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और हम उससे किसी की लाइफ सेव करते हैं। ओके, दूसरा अंतर ये है कि जो एनाटॉमी, जो बॉडी डोनेशन है वो एनाटॉमी एक्ट के अंडर में आता है। एनाटॉमी एक्ट 1962 में पहली बार इंडिया में आया था और इसमें रिसर्च पर्पस के लिए यूज करने का बताया गया है। और जो ऑर्गन डोनेशन है वो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट के अंडर में आता है, जिसको हम THOTA एक्ट भी बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट, जो कि फर्स्ट टाइम 1994 में आया था इंडिया में और उसका लास्ट अमेंडमेंट है वो 2014 में हुआ है, 2011 में हुआ है। ओके, सो ये दोनों चीजें अलग हैं। बॉडी डोनेशन की प्रोसीजर बहुत सिंपल होती है। अगर आपको बॉडी डोनेट करनी है तो आप अपने नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाकर, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाकर आप अपना प्लेज फॉर्म भर सकते हैं और आपको वो एक डोनर कार्ड या कोई पेपर इशू करेंगे। वो पेपर आप अपनी फैमिली से शेयर करके रखिए, उनके नंबर्स फैमिली से शेयर करके रखिए। जब भी डेथ होगी तो आपकी फैमिली उस मेडिकल कॉलेज को इन्फॉर्म कर देगी एंड द कंसर्न पर्सन और कंसर्न टीम विल कम टू योर होम एंड दे विल रिट्रीव द बॉडी एंड दे विल टेक द बॉडी। एक डिफरेंस ये होता है कि बॉडी डोनेशन के बाद जो बॉडी है वो फैमिली को वापस नहीं मिलती। 6 महीने 8 महीने एम्बालमिंग करके उस बॉडी को से मेडिकल स्टूडेंट्स लर्न करते हैं मेडिकल साइंस को, एंड जब वो बॉडी यूज के लिए नहीं रह जाती तो मेडिकल कॉलेज और डिपार्टमेंट ही उस बॉडी का अंतिम संस्कार करके उसके लास्ट राइट परफॉर्म करता है। बॉडी फैमिली को हैंड ओवर नहीं की जाती। लेकिन ऑर्गन डोनेशन में ऐसा नहीं होता। ऑर्गन डोनेशन में आफ्टर रिट्रीवल ऑफ द ऑर्गन बॉडी फैमिली को हैंड ओवर कर दी जाती है, ओके, विथ ऑल द रिस्पेक्ट। सो अब हम ऑर्गन डोनेशन पे वापस आ जाते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन डोनेशन। वन इज लिविंग और हम जिंदा रहते हुए अगर अपने कोई ऑर्गन को किसी दूसरे इंसान को डोनेट कर पाए। ओके, सो लिविंग ऑर्गन डोनेशन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हम पूरे ऑर्गन्स तो डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें खुद जिंदा रहने के लिए उनकी जरूरत होती है और हमारे पास वो एक्स्ट्रा भी नहीं होते, लेकिन हम कुछ चीजें डोनेट कर सकते हैं जिंदा रहते हुए। अगर हम टिश्यूज की बात करें तो हम अपनी कॉर्निया या हार्ट वॉल या टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेजेस, ये चीजें डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम स्किन डोनेट कर सकते हैं। स्किन जब हम डोनेट करते हैं तो स्किन हमारे फेस से या ऐसे कोई पार्ट से नहीं ली जाती जो विजिबल होता है। स्किन हमेशा बैक से या थाइस के बैक से ली जाती है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता कि अगर हमने स्किन डोनेट कर दी तो हमारे अंदर की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, लाइक बोन्स, मसल्स, ये सब चीजें दिखने लगे। ये सब नहीं दिखता। स्किन की सिर्फ ऊपरी लेयर ली जाती है और वो भी ग्राफ्टिंग के लिए ली जाती है। ठीक है, अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो लाइव ऑर्गन डोनेशन में हम अपनी एक किडनी डोनेट कर सकते हैं और एक किडनी पर हम पूरी लाइफ आराम से निकाल सकते हैं विदाउट एनी कंप्रोमाइज। हमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं रहती। हम एक किडनी पर बिल्कुल ससेप्टेबल हैं, बिल्कुल कैपेबल हैं हम अपनी पूरी लाइफ नॉर्मल रहने के लिए। हर 15 और 20 में से एक बच्चा एक किडनी के साथ ही पैदा होता है। जन्म से उसे ये पता नहीं होता। पहले के जमाने में क्या होता था, जब डॉक्टर्स के पास लोग ट्रीटमेंट करवाने जाते थे तो डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड होते थे और वो बड़ी बड़ी जांचें जैसे सोनोग्राफी वगैरह है ये नहीं करवाते थे और वो अपने एक्सपीरियंस पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते थे। लेकिन आजकल मेडिकल साइंस एडवांस हो गया है, तो आप छोटा सा जुकाम भी लेके जाएंगे तो आपकी यूएसजी डॉक्टर करवा लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपके पास एक ही किडनी है। पहले के जमाने में नहीं पता चलता था। ओके, अब एक और रेस्ट्रिक्शन है लिविंग ऑर्गन डोनेशन में कि हमारा जो लॉ है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, वो ये कहता है कि आप जिंदा रहते हो अपनी किडनी या फिर लिवर, हम लिवर भी डोनेट कर सकते हैं अपने जिंदा रहते हुए,
जैसा कि मैंने बताया था कि लीवर रिजेनरेटिव होता है, तो हम 60% जो हमारा लीवर है वो हम जिंदा रहते हुए डोनेट कर सकते हैं, और 3 से 4 महीनों के अंदर पूरा लीवर ग्रो कर जाएगा। ओके किशोर, आई विल रिक्वेस्ट यू कि कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लेना तुम प्रेजेंटेशन के, so that we will upload it on the website and we will make a report on this. Okay, so जिंदा Okay, रहते हुए हम जिंदा रहते हुए लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी किडनी और लिवर डोनेट तो कर सकते हैं, लेकिन लॉ ये कहता है कि ये डोनेशन हम सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स यानी कि नियर रिलेटिव्स को ही दे सकते हैं। हम नियर रिलेटिव्स को ही अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं जिंदा रहते हुए। और यहाँ तक कि लॉ में उन्होंने नियर रिलेटिव्स की डेफिनेशन भी दी है। उन्होंने नियर रिलेटिव्स को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने बताया कि कौन कौन से नियर रिलेटिव की कैटेगरी में आएंगे, कौन कौन से होते हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रंस, स्पाउस, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस। अब सपोज अगर मुझे कल को किडनी की जरूरत पड़ती है तो मैं अपने पेरेंट्स से बोलूंगा। सपोज पेरेंट्स को डायबिटीज है या वो फैटी लिवर है, तो वो अपनी लिवर या किडनी डोनेट नहीं कर सकते मुझे, है ना। तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बोलूंगा। अब सपोज ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो मैं अपने चिल्ड्रन से पूछूंगा, स्पाउस से पूछूंगा। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो स्पाउस भी नहीं होगा, ग्रैंड चिल्ड्रंस भी नहीं होंगे, चिल्ड्रंस भी नहीं होंगे। मैं अपने सिबलिंग से पूछूंगा। अब सपोज मैं घर में एक लौता हूं तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ से लाऊंगा अपने लिए किडनी। तो लॉ ये कहता है कि आप अपने नियर रिलेटिव से ही ले सकते हैं, लेकिन लॉ ये मना नहीं करता कि आप अनरिलेटेड पर्सन से ले नहीं सकते। आप अनरिलेटेड पर्सन से भी ले सकते हैं, लेकिन वो अनरिलेटेड पर्सन आपके कजिन्स, रिलेटिव्स, डिस्टेंट रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कलीग्स ही होने चाहिए, है ना। तो अब सपोज मैं फैमिली से मुझे किडनी नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूंगा, अपने दोस्त से पूछूंगा। दोस्त अनरिलेटेड जरूर है लेकिन वो दे सकता है, या मैं अपने कलीग से पूछूंगा। लेकिन इन लोगों से लेते टाइम मुझे स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं और वो, हम दोनों के बीच में कोई लेन देन नहीं हो रहा है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। वो मुझे किडनी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो मुझे प्यार करता है, मेरा बचपन का दोस्त है और मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता। ओके, उस कंडीशन में वो मुझे किडनी दे सकते हैं। ओके, तो जो कि ऑप्शन ना के बराबर होता है, क्योंकि स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट है, वो 99% केसेस में अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट को अप्रूव नहीं करती। वो किन केसेस में अप्रूव करती है, जब डोनर रेसिपिएंट से ज्यादा अमीर हो। सपोज मैं अपने दोस्त से मांग रहा हूं किडनी, दोस्त मुझे देने भी तैयार है। अब दोस्त है अरबपति और मैं करोड़पति भी नहीं हूं, मैं लखपति हूं और वो अरबपति है, तो मैं उसे रिटर्न में क्या दूंगा। तो ऑब्वियसली वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है, वो एक अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन है, तो गवर्नमेंट अप्रूव कर सकती है ऐसे केसेस में। बट ये ऑप्शन ना के बराबर होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे फ्रेंड्स और कलीग्स से भी नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और मैं डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन, जो कि लिविंग ऑर्गन डोनेशन है तो दूसरा टाइप है डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन, मैं उस डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन को अपनाऊंगा। और उसमें मैं क्या करूंगा कि डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन में क्या होता है कि जो इंसान मर चुका है, अगर वो अपने ऑर्गन्स डोनेट कर दे तो वो ऑर्गन्स मुझे मिल सकते हैं। तो इसके लिए हॉस्पिटल में वेटिंग लिस्ट होती है। जो भी हॉस्पिटल्स ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं उन हॉस्पिटल्स के पास हर ऑर्गन की वेटिंग लिस्ट होती है। मैं उस हॉस्पिटल में जाके उस ऑर्गन की वेटिंग लिस्ट में अपने आप को रजिस्टर करूंगा और वेट करूंगा कि कभी किसी की डेथ होगी। अगर वो ब्रेन डेथ होता है, ब्रेन डेड होता है, ब्रेन डेड के बाद अगर वो ऑर्गन डोनेट करता है तो वो ऑर्गन्स मुझे मिलेंगे जब मेरा नंबर आ जाएगा वेटिंग लिस्ट पे या मुझसे ऑर्गन मैच हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने एक टर्म सुना ब्रेन डेड। तो ब्रेन डेड क्या होती है, आप सब डेथ जानते हैं, आपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ा होगा कि डेथ क्या होती है, जब हमारा हार्ट स्टॉप हो जाता है, हमारा हार्ट बीट करना बंद कर देता है। जब कोई पर्सन अनकॉन्शियस होता है तो डॉक्टर्स आते हैं ना, डॉक्टर्स उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं। अगर उसकी हार्ट बीट नहीं काम कर रही होती तो डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं वाइटल्स चेक करके। तो हार्ट बीट का चलना बहुत जरूरी है। अगर जब हमारी डेथ होती है तो हमारा हार्ट रुक जाता है। तो नेचुरल डेथ, हम सभी एक ही डेथ को जानते हैं, नेचुरल डेथ,
या फिर हम एक्सीडेंटल डेथ को जानते हैं, या फिर हम किसी बीमारी की वजह से अगर कोई डेथ हो जाए तो हम उसको जानते हैं। तो इन सब डेथ्स में एक चीज कॉमन होती है, इन सब डेथ में, या अगर कोई की एक्सीडेंटल डेथ है, कोई एक्सीडेंट हो गया है तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, या फिर कोई बीमारी की वजह से डेथ हो गई है, या फिर हमारी नेचुरल डेथ हो गई, एज हो गई तो डेथ हो गई, तो इन सब डेथ में एक चीज क्या कॉमन रहती है, इन सब डेथ में हमारा हार्ट स्टॉप हो चुका होता है, तभी हमें डेथ डिक्लेयर किया जाता है ना। तो हार्ट स्टॉप हो गया तो इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे, कार्डियक डेथ। तो कार्डियक डेथ के केस में हम अपने वाइटल ऑर्गन्स डोनेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ टिश्यूज डोनेट कर सकते हैं, वो भी 6 घंटे के अंदर। और टिश्यूज में क्या क्या आता है, कॉर्निया, स्किन, लिगामेंट, टेंडन्स, बोन, जॉइंट्स, हार्ट वॉल्स वगैरह वगैरह। तो अब हम कार्डियक डेथ के केस में अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं कर सकते, तो हम अपने ऑर्गन्स डोनेट कब कर सकते हैं, तो हम अपने ऑर्गन्स ब्रेन डेथ के केस में डोनेट कर सकते हैं। अब ब्रेन डेथ क्या होती है, तो ब्रेन डेथ एक ऐसी डेथ होती है जो कि आपकी हेड में जब कोई इंजरी होती है, या ब्रेन स्ट्रोक होता है, या किसी भी वजह से आपका ब्रेन काम करना बंद कर दे, तो उस वो ब्रेन जब काम करना बंद कर देता है तो उस पर्सन को हम ब्रेन डेड बोलते हैं। अक्सर ब्रेन डेथ कैसे होती है, हेड इंजरी की वजह से होती है। हेड इंजरी का जो मेन कॉज है, जो मेजर कॉज है, वो क्या है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इसलिए एक्सीडेंटल केसेस में ऑर्गन डोनेशन ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि छत तो बहुत रेयर गिरती है, स्ट्रोक तो बहुत रेयर होते हैं, या फिर गन शॉट वाउंड तो बहुत रेयर होता है। सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। तो ब्रेन डेथ सबसे ज्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डिटेक्ट होती है। सपोज मैं यहाँ से अगर जा रहा हूँ और अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो 3 ही कंडीशंस होंगी, या तो मैं जिंदा बच जाऊंगा तो ऑर्गन डोनेशन का सवाल ही नहीं उठता, अगर मैं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है मेरी तो मैं सिर्फ टिश्यूज डोनेट कर सकता हूँ 6 घंटे के अंदर अंदर, अगर मैं अनकॉन्शियस हूँ, मेरी ऑन द स्पॉट डेथ नहीं हुई है, तो सबसे पहले एम्बुलेंस आएगी और वो हॉस्पिटल ले जाएगी मुझे, एंड फर्स्ट थिंग डॉक्टर विल डू इज दे विल पुट मी ऑन द वेंटिलेटर टू मेक श्योर कि मेरे हार्ट और लंग्स काम करते रहे, मतलब ये 2 वाइटल ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो मैं जिंदा हूँ। तो सबसे पहले वो मुझे वेंटिलेटर से कनेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद फिर वो मेरा सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई स्कैन करेंगे, ये जांच करने के लिए कि मेरा ब्रेन काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा हूँ, मैं अनकॉन्शियसनेस से बाहर क्यों नहीं आ रहा हूँ। तो ऐसे टाइम में अगर सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन के बाद अगर उन्हें पता चलता है कि मेरे ब्रेन में बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा है हेड इंजरी की वजह से और इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए हैं, तो जो हमारा ब्रेन रहता है, हमारा जो स्कल रहता है, हमारी बॉडी में जब कोई इंजरी होती है तो हमारा वो इंजरी की जगह पर क्या होती है, स्वेलिंग। तो जब हमें हेड इंजरी होगी तो हमारा ब्रेन में भी स्वेलिंग होगी। जब ब्रेन में स्वेलिंग होगी तो जो हमारा स्कल रहता है वो इतना सख्त रहता है, इतना हार्ड बोन रहती है कि वो एक लिमिटेड स्पेस प्रोवाइड करती है बॉडी जो ब्रेन को स्वेल करने के लिए। जब वो स्पेस खत्म हो जाता है तो ब्रेन स्वेल करना तो बंद नहीं करता, स्वेल करता है जिससे कि अंदर की तरफ प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके, तो जब अंदर की तरफ प्रेशर इंक्रीज होगा तो अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो अफेक्ट होंगे। अब अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें वेन और आर्टरीज भी हैं। तो हमारा जो हार्ट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड पंप करता है ब्रेन को, लेकिन जब यहाँ का प्रेशर, ब्रेन का प्रेशर, अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो हार्ट के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाएगा, जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और ब्रेन की सेल्स गलने लगेंगी। इस प्रोसेस को हम लाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में ब्रेन पूरी तरह से मर जाता है, ब्रेन की सेल्स मर जाती हैं और इसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते किसी भी मेडिसिन से या किसी भी सर्जरी से, और आप जो भी हो वो अपने ब्रेन से ही हो। लेकिन वेंटिलेटर से कनेक्ट होने के कारण आपके बाकी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई चालू है, अभी ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई चालू होने की वजह से बाकी के ऑर्गन्स अभी भी फंक्शन कर रहे हैं, अभी भी हेल्दी हैं, अभी भी नॉर्मल हैं और वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं।
तो इस टाइम पर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप टिश्यूज तो डोनेट कर ही सकते हो ब्रेन डेथ में भी, लेकिन आप अपने वाइटल ऑर्गन्स भी डोनेट कर सकते हो। ओके, ब्रेन डेथ आई थिंक आपको अब कोई डाउट नहीं होगा ब्रेन डेथ में। ओके, सो ब्रेन डेथ क्या है? ब्रेन डेथ अकर्स व्हेन देयर इज a severe injury or trauma to the brain and the whole brain of the person dies. Brain death is not a coma. कोमा में पर्सन अलाइव रहता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज, ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज चालू रहती हैं। आप उन्हें ईईजी से डिटेक्ट कर सकते हो, जैसे ईसीजी होता है वैसे ही ईईजी भी होता है। आप उससे उन एक्टिविटीज को डिटेक्ट कर सकते हो। द पर्सन इज अलाइव, वो सुन सकता है, वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, और कोमा ब्रेन डेथ नहीं होती। ओके, in cases of critical emergency, the patient is put on the ventilator so that they can keep breathing while the doctors try their best to save them. So causes of brain death मैंने आपको बताया कि the most common cause of the brain death is trauma, and trauma का जो main cause है वो accident या gunshot wound होता है। Okay, other causes of brain death are strokes or aneurysm, drowning or heart attack when the patient is revived but not before the lack of blood flow oxygen to the brain has caused a brain death. Okay, brain tumor भी एक cause होता है। Steps to determine brain death. So brain death, अब थोड़ा सा हम लॉ के बारे में जानेंगे। ब्रेन डेथ कैसे डिटेक्ट करते हैं? ब्रेन डेथ कोई भी रेगुलर डॉक्टर या ऑर्डिनरी डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर सकता या डिक्लेयर नहीं कर सकता। ओके, 4 लोगों की कमेटी होती है हॉस्पिटल में जिसे हम ब्रेन डेथ कमेटी बोलते हैं। उन 4 लोग डॉक्टर्स की कमेटी ही डिसाइड कर सकती है कि द पर्सन इज ब्रेन डेथ और नॉट। ओके, दुनिया की सारी कंट्रीज में ब्रेन डेथ का जो टेस्ट होता है वो एक ही बार परफॉर्म होता है। ओके, इसमें सीरीज ऑफ टेस्ट होती है, वो एक ही बार परफॉर्म की जाती है, और वो अगर पॉजिटिव आती है तो पर्सन को ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया में ब्रेन डेथ के बारे में अवेयरनेस कम होने के कारण ये टेस्ट 2 बार परफॉर्म किया जाता है 6-6 घंटे के अंतर से। ओके, तो 6-6 घंटे के अंतर से परफॉर्म करने के बाद जो सेकंड टेस्ट होता है, सेकंड सीरीज ऑफ टेस्ट रहता है, उसका जब रिजल्ट आता है और अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो लीगल टाइम ऑफ डेथ माना जाता है फॉर द डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो ब्रेन डेथ 4 लोगों की कमेटी करती है, और 4 लोगों की कमेटी में कौन कौन से डॉक्टर्स रहते हैं? फर्स्ट, ट्रीटिंग फिजिशियन, जो उस पेशेंट को ठीक कर रहा है ना। सेकंड, न्यूरोफिजिशियन, जो कि ब्रेन का स्पेशलिस्ट है। थर्ड, इंटेंसिविस्ट, जिसके अंडर में वो पेशेंट वेंटिलेटर पर है। फोर्थ इज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि हॉस्पिटल का ओनर है या मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। तो आपने एक चीज नोटिस करोगे कि इस कमेटी में कभी कोई ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं होता। मतलब अगर आप लोग सोचें कि ट्रांसप्लांट सर्जन को ऑर्गन्स मिल रहे होंगे तो वो किसी भी पर्सन को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर देगा और उसका ऑर्गन ले लेगा। तो इस कमेटी में ट्रांसप्लांट फिजिशियन या ट्रांसप्लांट सर्जन मेंबर होता ही नहीं है। तो उसके फायदे की बात है, इसलिए उसको कमेटी का मेंबर बनाया ही नहीं जाता। तो ये चांसेस बिल्कुल नहीं होते कि किसी भी पर्सन को फेक ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया जाए। ओके, अब हर ऑर्गन्स की एक नॉर्मल इस्चेमिया टाइम रहता है, एक नॉर्मल लाइफ स्पैन रहती है। बॉडी से जैसे ही ऑर्गन रिट्रीव किया जाता है तो वो लाइफ स्पैन चालू हो जाती है, और उतने घंटे तक ही वो बॉडी से बाहर ऑर्गन फंक्शन कर सकते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इन ऑर्गन्स का लाइफ स्पैन। हार्ट का जो रहता है वो सबसे कम रहता है, 4 घंटे होता है बेसिकली। अगर एक बार बॉडी में से हार्ट निकाल लिया तो 4 घंटे के अंदर अंदर उसे ट्रांसप्लांट करना जरूरी हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट और हॉस्पिटल्स, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जब रेसिपिएंट एक सिटी में नहीं मिलता, दूसरी सिटी में मिलता है, तो और हार्ट 4 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करना है तो उस हार्ट को जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया जाता है, जिससे कि वो टाइम के अंदर हार्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच सके और ट्रांसप्लांट हो सके। ओके, किडनी का सबसे ज्यादा होता है अप टू 30 आवर्स, बट कहा जाता है कि जितने जल्दी हो सके वो उतने जल्दी ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली डिटेरियोरेट होने लगते हैं। वेंटिलेटर पे होने के बावजूद भी ऑर्गन्स डिटेरियोरेट होने लगते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम गवर्नमेंट सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए जरूरी है। तो
इंडिया में ऑर्गन डोनेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो एक गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू कंडक्ट होती हैं जिसका नाम नोटो है। नोटो का फुल फॉर्म नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है। नोटो नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑफिस सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में स्थित है, और इसके अंडर में 5 रीजनल रोटोज भी हैं जिनको हम रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, इन 5 रोटोज के अंडर में स्टेट सोटोज हैं, जो हर स्टेट में एक एजेंसी है जिसको हम सोटो बोलते हैं, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सोटो अपने स्टेट का पूरा चीज कंडक्ट करती है, कोऑर्डिनेट करती है सारे हॉस्पिटल्स के साथ, और वो रोटो को रिपोर्ट करती है जो रीजनल है, और रोटो नेशनल लेवल पर रिपोर्ट करता है नोटो को। ओके, अब कंपैरिजन, जो भी ऑर्गन डोनेशन रेट होती है किसी कंट्री की वो पर मिलियन पॉपुलेशन पे काउंट होती है, मतलब 10 लाख लोगों में से कितने लोग ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। ओके, तो इंडिया की जो ऑर्गन डोनेशन रेट है, करंट ऑर्गन डोनेशन रेट, वो बहुत कम है। इट्स 0.8 पर मिलियन पॉपुलेशन। 0.8 पर मिलियन पॉपुलेशन मतलब पूरे 10 लाख लोगों में से पूरा एक इंसान भी अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं करता। इतनी कम अवेयरनेस है। और अगर हम हाईएस्ट कंट्रीज की बात करें तो स्पेन, यूएसए, क्रोएशिया, एक डॉट की तरह कंट्री है वर्ल्ड मैप पे क्रोएशिया और स्पेन, जिसका ऑर्गन डोनेशन रेट 46 पर मिलियन पॉपुलेशन है। 46 पर मिलियन पॉपुलेशन, 46 लोग वहां पर ऑर्गन डोनेट करते हैं हर 10 लाख लोगों में से। तो इंडिया को बहुत जरूरत है ऑर्गन्स की, बहुत सारे लोग ऑर्गन फेलियर से सफर कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ मिथ्स होते हैं जो हमारी सोसाइटीज में इसको चीज को लेके आते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा मिथ है कि ऑर्गन डोनेशन कैसे होता है। तो अगर हम ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो हमारे ऑर्गन्स निकाल ले जाएंगे और बेच देंगे, तो ऐसा नहीं होता। ऑर्गन्स बेचना या खरीदना दोनों इलीगल हैं और क्राइम है अंडर द THO एक्ट। तो ये चीज नहीं होती। जब आप ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भरते हैं, आप प्लेज करते हैं, तो आपको एक डोनर कार्ड मिलता है हमारी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, जिस भी एजेंसी के साथ आप प्लेज फॉर्म भर रहे हैं। वो डोनर कार्ड हमेशा आपको अपने पास रखना है। अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करके जरूर रखें, क्योंकि आपकी इच्छा इतनी मायने नहीं रखती। अगर आपने चुपके से प्लेज फॉर्म भर दिया और फैमिली को नहीं बताया, जब आपकी डेथ हुई तो फैमिली को पता ही नहीं चलेगा, फैमिली हमें इन्फॉर्म ही नहीं करेगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपकी डेथ कब हुई और आपके ऑर्गन्स डोनेट नहीं होंगे। अगर फैमिली को पता भी है और अगर वो एग्री नहीं करती तो आप तो मर जाएंगे उसके बाद, और फैमिली से कंसेंट मांगा जाएगा तो फैमिली कंसेंट नहीं देगी तो डोनेशन नहीं होगा। मतलब मरने के बाद आपका अधिकार, आपके ऊपर आपकी फैमिली का अधिकार है, आपकी फैमिली ही कंसेंट देगी और उसी पे ही ऑर्गन डोनेशन डिसाइड होगा। तो अगर आप प्लेज फॉर्म भर रहे हैं, आप ये इच्छा रखते हैं, आप इस कॉज में बिलीव करते हैं, तो अपनी फैमिली को जरूर इन्फॉर्म करें। हो सकता है कि वो इस टाइम पर एग्री ना करें जब आप उन्हें बताएं, बट पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ में उनको एजुकेट करें, आप उनको इस चीज का महत्व बताएं, इंपॉर्टेंस बताएं, और दे विल ऑल बी कन्विंस्ड एंड दे विल डेफिनेटली एग्री विद यू इन वन डे ना। तो आप प्लेज फॉर्म भर सकते हैं www.organindia.org पर जाके, एंड वी विल सेंड यू डोनर कार्ड ऑन योर ईमेल विद इन 2 वीक्स। ठीक है, अब मिथ्स। हमारी सोसाइटी में मिथ आता है कि अगर पेशेंट को कोई हिस्ट्री है, कोई बीमारी है, तो पेशेंट अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं कर सकता। कई लोग सोचते हैं कि अरे मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ, मेरे तो लंग्स किसी काम के ही नहीं होंगे। कोई सोचता है कि मैं बहुत ड्रिंक करता हूँ, मैं बहुत अल्कोहल लेता हूँ, तो मेरा लीवर तो खराब ही होगा। सो वी ऑलवेज सेज दैट डोंट डिस्क्वालीफाई योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग एन ऑर्गन डोनर, जस्ट फिल द प्लेज फॉर्म, एंड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल डोनेशन ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके ऑर्गन्स यूजफुल हैं या नहीं। आप डिसाइड मत करिए, आप अपना पार्ट प्ले करिए एंड डॉक्टर्स अपना पार्ट प्ले करेंगे। ओके, एक होता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं तो अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं कर सकता। एज
मैटर नहीं करती। मैटर सिर्फ एक चीज करती है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन की हेल्थ कैसी है। अगर आप 90 ईयर के हैं और आपका किडनी बिल्कुल सही काम कर रही है, लीवर को सही काम कर रहा है, तो आप लीवर डोनेट कर सकते हैं। ओके। अगर आपके पास टैटूज हैं, आपकी पायर्सिंग है, बॉडी में पायर्सिंग है, तो आप ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। आप बिल्कुल ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। ओके। एक मैथ है कि आई कैन ओनली सेव 1 पर्सन बाय डोनेटिंग माई ऑर्गन्स। ऐसा कुछ नहीं होता। अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग लोगों को जाएंगे। आप 8 से ज्यादा ऑर्गन्स को डोनेट करके 8 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं, और अप टू 75 टिश्यूज यू कैन डोनेट एंड मेक देयर लाइफ बेटर। ओके। सो इन द लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि ओनली अराउंड 3 in 1000 people die in a way that allows for organ donation. हर इंसान की ब्रेन डेथ नहीं होती। कितने कम लोग ब्रेन डेथ होते हैं, और उसी में से अगर वो लोग ना कर देंगे तो ऑर्गन डोनेशन बहुत टफ हो जाता है। बहुत कम ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं, और जो लोग ऑर्गन्स का वेट कर रहे हैं उनको वेट करते करते उनकी डेथ हो जाती है। ओके, थैंक यू। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। Yeah, okay. You see. आर्टिफिशियल ऑर्गन्स पर रिसर्च जारी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑर्गन नहीं बना है जिसे हम ट्रांसप्लांट कर सकें। लैब में रिसर्च जारी है, लेकिन ओरिजिनल ऑर्गन ओरिजिनली होता है। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हम किसे कहते हैं? डायलिसिस मशीन को कहते हैं, या फिर जो हार्ट ट्रांसप्लांट में एक CAVD होती है, तो हम उसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल ऑर्गन। बट एज एग्जैक्ट शेप जो कि बॉडी के अंदर हो जाए और एक बार ट्रांसप्लांट होने के बाद हम कुछ ध्यान ना दें उस पर, ऐसा कोई ऑर्गन अभी डेवलप नहीं हुआ है। Why we can't make compulsory to donate organs? हम लोग कंपलसरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, और जो माइथोलॉजी है हर धर्म की, Yeah, वो yeah, हमारे जो परिवारजन हैं हमारे साथ, उनका एक इमोशनल कनेक्ट होता है, उनके साथ लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। तो हम इसलिए कंपलसरी नहीं कर सकते इसे, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं। जब भी हम किसी फैमिली से बात करते हैं ऑर्गन डोनेशन की, चाहे वो हाँ कहे चाहे वो ना कहे, हम दोनों ही रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनकी डिग्निटी और उनका डिसीजन वो फाइनल उनका है, और वो सेंटिमेंट्स पे बेस्ड रहता है। तो इसलिए हम लोग अवेयरनेस जनरेट करते हैं कि अगर वो अवेयर होंगे तो वो इस चीज के लिए कभी ना नहीं कहेंगे। लेकिन लोग जो ना कहते हैं वो सिर्फ इसलिए ना कहते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रेन डेथ के बारे में नहीं सुना। जब ब्रेन डेथ होती है तो पर्सन वेंटिलेटर पर होता है, उसकी बॉडी वार्म रहती है, उसकी चेस्ट अप एंड डाउन हो रही होती है। तो लोग क्या सोचते हैं कि डॉक्टर्स या हॉस्पिटल पैसे बनाने के लिए इसको जबरदस्ती डेड डिक्लेयर कर रहा है। ब्रेन डेथ कुछ नहीं होती। हमने तो एक ही डेथ सुनी है जिसमें बॉडी कोल्ड हो जाती है, चेस्ट मूव नहीं करती। तो वो ब्रेन डेथ को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए हम लोग ब्रेन डेथ के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाते हैं, ताकि लोग इस वर्ड को सुने। yeah. इवन मेडिकल फैटर्निटी में मेडिकल साइंस जो लोग जानते हैं, उन लोगों को भी ब्रेन डेथ के बारे में नहीं पता होता। अब MCI ने ये कंपलसरी किया है कि वो MBBS में सिलेबस में कुरिकुलम में ब्रेन डेथ और ऑर्गन डोनेशन का एक चैप्टर ऐड करेगी, जिससे मेडिकल स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी रहे। Yes. If any organ have attempted surgery previously, then it can be donated or ऐसा not. तो सिर्फ लीवर के ही बारे में हो सकता है। लाइक लीवर हमने अगर एक बार डोनेट कर दिया, वो रीजनरेट हो गया, तो हम दोबारा लीवर डोनेट कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है, क्योंकि ऑब्वियसली जब लीवर हम लोग काटते हैं तो स्कार बन जाता है, और हम लोग डॉक्टर्स नहीं सजेस्ट करते कि आप डोनेट करिए, आप अपनी लाइफ आराम से जीते हैं। डबल डोनेशन कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर रेसिपिएंट की बात करें, अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो अगर 10 साल उसकी वो किडनी चल गई और उसको वो किडनी भी खराब हो गई, तो दोबारा उसका ट्रांसप्लांट बिल्कुल हो सकता है। हमारे इंडिया में एक लड़की है जिसका 2 बार हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है। Yeah. If anyone filled the form of body donation and if the person is brain dead, then can he or she donate organs? यस बिल्कुल। और अगर उसने बॉडी डोनेशन का फॉर्म भरा है और ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म नहीं भरा, तो भी ऑर्गन डोनेशन जो होता है उसका फॉर्म जो रहता है और जो डोनर कार्ड होता है,
वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो एक्सप्रेशन ऑफ द विश रहती है, ऑफ योर विश रहती है। तो अगर उन्होंने ऑर्गन्स डोनेशन का फॉर्म नहीं भरा है और ब्रेन डेथ हो जाता है, तो ऑब्वियसली इट्स अ प्रोटोकॉल कि डॉक्टर्स विल आस्क फैमिली टू द फैमिली फॉर द कंसेंट ऑफ ऑर्गन डोनेशन। अगर वो नहीं पूछते तो भी आप इनिशिएट कर सकते हो कन्वर्सेशन, क्योंकि एक्चुअल जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो एट द टाइम ऑफ एक्चुअल डोनेशन ही होती हैं। डोनर कार्ड सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ योर विश है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, आपके पास डोनर कार्ड नहीं है, तो स्टिल यू कैन इन्फॉर्म द हॉस्पिटल और स्टिल यू कैन डोनेट द ऑर्गन। Organs can transplant in needy person or patient at free of cost. बिल्कुल, ऑर्गन जो डोनेशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, और ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट होता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। उस ऑर्गन की कोई कॉस्ट नहीं होती। खरीदना या बेचना दोनों इलीगल हैं। सर्जरी की कॉस्ट हो सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स चार्ज, बेड चार्ज, अदर चार्जेस, लेकिन ऑर्गन की कोई कॉस्ट नहीं होती, ऑर्गन फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाता है। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं लाइक चेन्नई, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तो कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें बेड चार्ज, डॉक्टर चार्ज भी नहीं लिए जाते, पूरी सर्जरी ही फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। One question is how to reduce wastage of organ donation in India. As per one survey, more than 50% eyes have been wasted in 2019. Okay, so इस क्वेश्चन का आंसर वाइस वर्सा है, क्योंकि जो कॉर्निया रिट्रीव होते हैं, एक तो बहुत कम होते हैं रिट्रीवल, और जो रिट्रीवल होते हैं वो बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं आई बैंक्स के पास जो 6 घंटे के बाद डोनेट करते हैं। अब उनके सेंटिमेंट के कारण, और उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, आई बैंक्स डिनाई नहीं करते। 6-7 घंटे अगर हो गए हैं तो वो ऑर्गन रिट्रीव कर, वो कॉर्निया रिट्रीव करने चले जाते हैं, और रिट्रीव करने के बाद तुरंत वो ट्रांसप्लांट तो नहीं कर सकते, तुरंत तो बिल्कुल रेसिपिएंट्स हाथों हाथ नहीं मिल सकते। वेटिंग लिस्ट होती है, रेसिपिएंट्स आते हैं अपने मन मुताबिक, एंड देन उनको स्टोर किया हुआ कॉर्निया उन्हें मिलता है। तो बहुत सारे कॉर्नियाज होते हैं वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, वो इतना हेल्दी नहीं हो पाते। तो वेस्टेज कम होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉर्नियाज है वो ऐसे होते हैं जो हेल्दी ही नहीं होते डोनेट करने के लिए। जब लैब में उन्हें टेस्ट किया जाता है और उनकी हेल्थ देखी जाती है तो इतने ज्यादा हेल्दी नहीं होते वो। बट यस, वेस्टेज है क्योंकि प्रॉपर रजिस्ट्रीज मेंटेन नहीं होती, पेशेंट सीरियसली नहीं लेते, टाइम पर सर्जरी के लिए नहीं आते, बहुत सारी चीजें फैक्टर्स हैं। हम इसको ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने बोला 6 घंटे तक कर सकते हैं हम, लेकिन जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी करने की कोशिश करें ताकि वो उतना हेल्दी हो, ऑर्गन जो हम डोनेट कर रहे हैं, कॉर्निया हम जो डोनेट कर रहे हैं वो उतना हेल्दी हो, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम तक उसको प्रिजर्व कर सकें और जिसको भी वो मिल रहा है वो एक्चुअल यूज में आए। ओके Okay, sir, again question. Is there any priority for recipient, like age-wise or anything special? Priority बिल्कुल, to recipient? जो वेटिंग लिस्ट होती है उसका मेन रूल तो ये रहता है, फर्स्ट कम बेसिस रहता है। जो पहले वेटिंग लिस्ट में है उसको ऑर्गन मिलेगा जिससे ऑर्गन मैच हो रहा है। फॉर सपोज एग्जांपल, मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पे है और किशोर का नाम वेटिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। अगर कोई ऑर्गन डोनेट हुआ और उस ऑर्गन का मैच मेरे से नहीं हो रहा है, और भले ही मैं पहले नंबर पे हूँ और दूसरे नंबर पे किशोर है, अगर उससे ऑर्गन मैच हो रहा है तो वो ऑब्वियसली मैच रेसिपिएंट को ही मिलेगा ऑर्गन। अगर तीसरे नंबर पे कोई और पर्सन है जिसको बहुत ज्यादा सीवियर है, जिसको बहुत ज्यादा अर्जेंट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, और पहला और दूसरा नंबर वेट कर सकता है कुछ टाइम के लिए, तो ऑब्वियसली तीसरे पर्सन को मिलेगा। तो देयर आर वेरियस क्राइटेरियाज कि वीक में कितने ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, आपके आपके पास किडनी के लिए लिविंग डोनर अवेलेबल है कि नहीं आपकी फैमिली में। कई लोग होते हैं जो फैमिली में जिनके पास लिविंग डोनर अवेलेबल रहता है फिर भी वो लोग डोनेट नहीं करते, तो फिर प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाती है जिनके पास लिविंग डोनर है ही नहीं, वो कहाँ जाएंगे। Okay. Okay, thank you. And again question. Suppose if one person have pledged to donate organ and unfortunately he attempts suicide, and if what can be done? तो सुसाइड सबसे पहले तो एक मेडिको लीगल केस रहता है, और सुसाइड में आप जानते हैं कि हार्ट स्टॉप हो जाएगा तो आप सिर्फ टिश्यूज ही डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप टिश्यूज डोनेट कर सकते हो अपने कॉर्नियाज, स्किन वगैरह, लेकिन उसके लिए आपको लोकल जो भी एसएचओ है उसकी परमिशन लेनी जरूरी होगी। अगर एसएचओ को लगता है कि ये सुसाइड केस है
और इसमें कोई मर्डर नहीं है या कोई मेडिको लीगल एस्पेक्ट नहीं है, तो वो आपको परमिशन दे सकता है। अगर उसे लगता है कि नहीं ये मर्डर भी हो सकता है, एक अननेचुरल डेथ है और हमें जांच करवाने की जरूरत है, पोस्टमार्टम होगा, अगर पोस्टमार्टम डॉक्टर ये बताता है कि नहीं मुझे इसकी कॉर्निया की बाद में जांच करवानी रह सकती है, या कोई कोई भी किसी तरह की जांच लाइक पॉइजनिंग की जांच या किसी भी और चीज की जांच, तो वो डिनाई कर सकते हैं, बट आपको पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। भारत सरकार की ऐसी कुछ योजना है जैसे कि आयुष्मान भारत, उसमें से जो बीपीएल धारक जो होते हैं, बीपीएल, वो उनको 5 लाख तक का जो है मेडिकल खर्चा पूरा गवर्नमेंट से मिलता है, तो उनको ऐसा कुछ ज्यादा ये नहीं हो सकता, कुछ मैक्सिमम ऑर्गन वो डोनेट कर सकती है। बिल्कुल कर सकते हैं। जो 5 लाख का है वो अलग अलग सर्जरीज के लिए उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। कई स्टेट्स ऐसे हैं उन्होंने आयुष्मान अपनी स्टेट योजना को आयुष्मान में मर्ज कर लिया है और उनकी गाइडलाइंस अलग चलती हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चेन्नई, तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्कीम है वो आयुष्मान योजना का ही एक रूप है, एक फॉर्म है, और उसमें पूरी ट्रांसप्लांट 35 लाख तक का ट्रांसप्लांट फ्री है, तो उसमें हर ट्रांसप्लांट सर्जरी फ्री है। कैन आई डोनेट माई ऑर्गन्स से हार्ट एज पर माई विल इवन व्हेन आई एम अलाइव सो एज टू सेव समवन वेरी क्लोज टू मी? नहीं, आप अगर खुद जिंदा हैं तो आप अपना हार्ट कैसे डोनेट करेंगे? फिर आप खुद जिंदा नहीं रह पाएंगे ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। हार्ट का डोनेशन ब्रेन हेलो। डेथ की सिचुएशन में ही हो सकता है। अगर आप सुसाइड करती हैं तो आपकी कार्डियक डेथ हो जाएगी, सबसे पहले जो ऑर्गन बंद होगा वो हार्ट ही होगा, तो आप डेड हार्ट को डोनेट नहीं कर सकती। दूसरी बात, वजह कुछ भी हो, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो वो जिंदगी से बड़ी नहीं होती। No, I'm not talking about any suicide or anything like that. Can I मतलब say formally एक लेटर पे लिख के कि no, I want to like donate the heart. You can take my heart and You just give it to me. can write the letter, but हार्ट डोनेशन कैसे होगा? जब आपकी डेथ होगी तो वो ब्रेन डेथ हो सकती है, तभी आपका हार्ट डोनेशन हो सकता है। आप किसी ऐसे भी और लिविंग पर्सन तरीके में से से आप लीगली नहीं No, no, निकालते मतलब हार्ट? no, no, नहीं no, no. फिर तो ओके। आप नहीं, ऐसा नहीं निकालते लिविंग पर्सन से डिस्पाइट वो पर्सन अगर खुद चाहे करना तो भी? No, नहीं no, no, no. निकालते। ओके ओके। I have a question. Is there Yeah. any special precaution are taken due to corona during organ transplantation? And if what are problem you are facing during this pandemic? सो बिल्कुल कोरोना के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, और हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स ने अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑर्गन डोनेशन से जुड़ी एक्टिविटीज बंद कर दी थी कुछ टाइम के लिए, अब चालू हो गई हैं। क्योंकि उस टाइम पर केसेस ऐसे आ रहे थे कि लोगों को पता नहीं था, एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत सारे थे, तो लोगों को पता नहीं था कि वो खुद पॉजिटिव है या नहीं कोरोना पॉजिटिव, तो इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एक्टिविटीज बंद कर दी गई थी। क्योंकि अगर वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता और सामने वाला कोविड पॉजिटिव होता तो वो दूसरे जो रेसिपिएंट है उसमें भी ट्रांसप्लांट ट्रांसफर हो जाता वो वायरस। एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद हमें वो ऑर्गन रिजेक्शन रोकने के लिए हमें पूरी जिंदगी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स खानी पड़ती हैं, तो इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रोमाइज रहती है। तो अगर कोरोना जैसा बड़ा इन्फेक्शन हो जाए तो डेफिनेटली उस ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उस सर्जरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अभी चालू हो गई हैं अभी प्रिकॉशंस के साथ, तो टेस्ट होते हैं रेसिपिएंट के, डोनर्स के, पूरी प्रिकॉशंस के साथ बाद ही करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट। Yeah, right. So there is one question: is there any severe risk during transplantation or donor or recipient? For example, in Yes, sir, kidney yes. transplantation, it is 100% successful all the time. रिस्क तो रहता ही है, रिस्क तो एक IND का भी होता है, इंसिजन एंड ड्रेनेज का भी होता है, और हर सर्जरी का रिस्क रहता है। लेकिन ये सर्जरी लिवर ट्रांसप्लांटेशन और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और किडनी ट्रांसप्लांटेशन इतनी कॉमन सर्जरीज हो गई हैं कि देयर इज मिनिमल रिस्क। मोस्ट ट्रांसप्लांट्स होते हैं वो सक्सेसफुल ही रहते हैं। ये उसकी सक्सेस डिपेंड करती है उसके बाद की लाइफ स्टाइल पर, क्योंकि हर चीज डॉक्टर के हाथ में नहीं होती। जो रेसिपिएंट है वो कैसी लाइफ स्टाइल जी रहा है, उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज रहती है, तो वो किस माहौल में अपनी लाइफ निकाल रहा है वो भी मैटर करता है।
जो डेथ्स होती हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट, बहुत सारे केसेस में ऐसी होती हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट्स हुए, अब ट्रांसप्लांट मेडिकेशंस का खर्चा ही हर महीने का 10 से 15 हज़ार है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का। अगर पर्सन गरीब है तो वो इसी कहाँ से लाएगा, उबला हुआ पानी, आरओ वाटर, इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी और ज्यादा कंप्रोमाइज हो जाती है और उनको अदर डिसीजेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं। बट यस, जहां तक मैंने देखा है, किडनी ट्रांसप्लांट से लोग 40 साल जिंदा रहे हैं। जो हमारा इंडिया का फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, वो पर्सन 18 साल जिंदा रहने के बाद उसकी डेथ हुई थी। 1994 में उसका ट्रांसप्लांट हुआ था और 2012 में उसकी डेथ हुई। तो ऑब्वियसली इट इज सक्सेसफुल। एंड अगर आप एक दिन के लिए भी किसी को नई जिंदगी दे सकते हैं तो वो एक दिन भी उसके लिए बहुत मायने रखता है। लोग तो 30 40 साल जिंदा रहते हैं। Any guidelines for donors like consent of family is needed? बिल्कुल, जो भी प्लेज करना चाहता है वो प्लेज फॉर्म बिल्कुल भर सकता है, डोनर कार्ड ले सकता है, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज यू विल हैव टू डिस्कस इट विथ योर फैमिली। बिकॉज बहुत सारे केसेस में लोग छुप के फॉर्म भर देते हैं, जब उनकी डेथ होती है और उनकी फैमिली से पूछा जाता है तो फैमिली बोलती है नहीं नहीं, उन्होंने तो कभी जिक्र ही नहीं किया, हम तो नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली फैमिली कंसेंट नहीं देगी। अगर आप पहले से उन्हें बता के रखेंगे कि आप इस चीज में बिलीव करते हैं, तो दे विल डेफिनेटली टेक योर विश forward and they will definitely say yes. I think question has been completed. No question more. Okay, so अगर आपको इसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन क्वेरी उठती है आपके मन में, तो you can contact me. My number is 8527 550989 and my email ID is saurabh@organindia.org. It's S for South, O for Ooty, U for Umbrella, R for Rajasthan, A for Apple, B for Ball or Bollywood, H for Hollywood. So it's Nice. saurabh@organindia.org. Thank you so much, sir. And I also thank all of you who participants. I will also would like to thank किशोर। उसने बहुत एफर्ट्स किए सेशन के लिए, बहुत दिन से वो टच में था। एंड हर मेडिकल स्टूडेंट को ऐसा ही बनना चाहिए सोसाइटी के लिए। जैसे कंपनीज की CSR पॉलिसीज रहती हैं, उसी ही तरह हमें अपनी इंडिविजुअल CSR पॉलिसी बनानी चाहिए। हम अपनी लाइफ में कोई भी एक कॉज पकड़ सकते हैं और उस कॉज पर काम कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं उस कॉज पर। भ्रांतियां तोड़ना बहुत अच्छा काम होता है, बहुत लोगों का इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप भला करते हो।